नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। हेलो किसान एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है जिसमें हम कृषि संबंधी विभिन्न विषय आप किसानों के लिए लेकर आते हैं। उससे जुड़े हुए विषय विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित रहते हैं ताकि आपकी समस्याओं का समाधान कर सकें, वो भी लाइव। ये लाइव फोन इन कार्यक्रम है जहाँ आप हमें कॉल के माध्यम से संपर्क करते हैं और अपने सवाल हमारे विशेषज्ञों तक पहुँचाते हैं। लेकिन अलग अलग दिन विभिन्न विषय हम आपके लिए लेकर आते हैं। आज किस विषय पर हम चर्चा करेंगे और साथ ही किन विषयों से जुड़े हुए सवाल हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे, सबसे पहले नजर डालते हैं आज के विषय पर। आज का हमारा विषय है, पहला विषय आलू बुआई एवं उन्नत किस्में। साथ ही बात होगी अंगूर की खेती पर भी। इन दोनों विषय से जुड़े हुए जो भी आपके प्रश्न हैं आप हम तक वो पहुंचा सकते हैं। यानी अगर आप किस्मों के बारे में जानना चाहते हैं या फिर ये चाहते हैं कि किस प्रकार से आप खेतों की तैयारी करें, कैसे बुआई करें या फिर कौन सी खाद का इस्तेमाल करें, कोई भी सवाल इन दोनों ही विषय से जुड़ा हुआ है, उसका स्वागत है। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हो या फिर आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर आप नोट कर लें जिसके माध्यम से आप हमें कॉल कर सकते हैं 1800-113060। दूसरा नंबर है 1800-113061। टोल फ्री, यानी इस पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके अलावा भी आप हमें व्हाट्सएप से भी संपर्क कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप व्हाट्सएप पे जा सकते हैं और अपने सवाल चाहे तो आप टेक्स्ट के माध्यम से हम तक पहुंचाएं या फिर वॉइस नोट बनाकर भी हमें भेज सकते हैं। साथ ही आप हमें अपने सवाल ईमेल भी कर सकते हैं hellokisan2015@gmail.com, जो कि हमारा ईमेल आईडी है। तो चाहे आप हमें कॉल करें, व्हाट्सएप करें या फिर ईमेल करें, विभिन्न माध्यम हमने आपको बता दिए हैं जिसके जरिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी हम टेलीविजन स्क्रीन पर आपके लिए फ्लैश करते रहेंगे। तो आपके कॉल्स का, आपके व्हाट्सएप सवालों का, आपके ईमेल्स का हमें इंतजार रहेगा। लेकिन कुछ बातों का ज़रूर आप ध्यान रखें, जब भी आप हमें कॉल करें आप नेटवर्क क्षेत्र में रहें, ऐसी जगह से फ़ोन करें जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो। अपने सवाल को पहले से फ्रेम कर लें ताकि आप अपना सवाल ठीक तरीके से हम तक पहुँचा सकें और कम शब्दों में ज़्यादा बात कहने की कोशिश करें। अपने स्थान का नाम ज़रूर बताएं, अपना नाम भी बताएं। और जब आप हमें ईमेल करें या फिर अपने सवाल व्हाट्सएप करें तब भी पूरा सवाल लिखें और अपना नाम, अपने क्षेत्र का नाम ज़रूर उसमें लिखना ना भूलें। तो जैसे कॉल की बात हमने बताई तो अब ज़रूर हमें कॉल करें, अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। और आज के जो विषय उनके बारे में हमने आपको जानकारी दे दी है। हमारे साथ दो विशेषज्ञ रहेंगे कार्यक्रम पर। एक हमारे जो गेस्ट हैं वो स्टूडियो में रहेंगे, दूसरे हमारे साथ वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़ेंगे। तो उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर वीबी पटेल जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। डॉक्टर वीबी पटेल, आप सहायक महानिदेशक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली से। और आज का जो हमारा दूसरा विषय है यानी अंगूर की खेती से जुड़े हुए जो भी प्रश्न हैं वो हमें डॉक्टर पटेल बताएंगे, उनसे जुड़े हुए जवाब हम आपसे लेंगे। साथ ही हमारे दूसरे मेहमान जो है जो कि हमारे साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं, उनसे हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। डॉक्टर वीके गुप्ता हैं जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं क्षेत्रीय आलू अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम मेरठ से। सर, स्वागत है आपका भी कार्यक्रम में। और आपसे हम आलू के बारे में जानेंगे कि आलू की अभी किस तरीके से अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्रों में आलू की बुआई हो चुकी है। हालांकि कुछ ऐसी वैरायटी भी हैं जो कि लेट तक ले सकते हैं, हम दिसंबर तक ले सकते हैं। लेकिन जिन किसानों ने बुआई कर ली है उन्हें अभी क्या करना चाहिए, किस तरीके से आप अच्छी फसलें प्राप्त कर सकते हैं और अच्छी फसल होगी तो जाहिर सी बात है आपको अच्छे दाम भी मिलेंगे। तो दोनों ही मेहमानों से आपकी हमने मुलाकात करवा दी है। तो आप अपने सवालों के साथ तैयार रहें, अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। बातचीत की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर पटेल, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि हम अंगूर की बात कर रहे हैं तो अंगूर तो जहाँ तक मुझे जानकारी है लगभग हमारे पूरे देश में इसकी फसल ली जा सकती है। बहुत ज़्यादा जहाँ पर बारिश है उसको अगर हम छोड़ दें और अपने पोषक तत्वों के लिए विटामिन सी से भरपूर होता है, काफ़ी स्वादिष्ट होता है, छोटा सा रसीला और मीठा अंगूर बच्चों को भी काफ़ी ये पसंद होता है, काफ़ी चाव से इसे खाते हैं। अभी हमारे देश में अंगूर की फसल की क्या स्थिति है? अंगूर की फसल एक बहुत ही लाभदायक फसल है और देश में स्थिति की बात करते हैं तो अंगूर करीब 1,65,000 हेक्टेयर में क्षेत्रफल में खेती की जा रही है और लगभग हम लोग करीब 35 लाख टन मैट्रिक टन का उत्पादन पूरे देश में कर रहे हैं जी। जहाँ तक भौगोलिक क्षेत्र है अंगूर का, ज़्यादातर ये हमारा जो दक्षिणी भारत और वेस्टर्न इंडिया है वहाँ पे हम अंगूर की खेती बहुत ही सफलतापूर्वक कर रहे हैं। वैसे तो उत्तरी भारत में भी इसकी खेती काफ़ी
हो रही है। चाहे वो हमारा उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, इनमें बहुत कम मात्रा में की जा रही है, लेकिन थोड़ी खेती बहुत की जा लेकिन रही हो है। जरूर है, जी। ठीक है। और ज़्यादातर जो क्षेत्र है जहाँ पे अंगूर की फसल ज़्यादा हो रही है, खास करके महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, इन राज्यों में खेती ज़्यादा हो रही है। और अभी मिजोरम में अंगूर की खेती का क्षेत्रफल काफ़ी बढ़ा है, जहाँ पे अंगूर की खेती किसानों ने बड़े अच्छे लाभप्रद होकर के करना जी। शुरू किया है। जी। तो ये है अभी हमारा जो स्टेटस। अगर हम बिल्कुल, तो मिजोरम यानी नॉर्थ ईस्ट के भी कुछ जो हिस्से हैं वहाँ पर भी अंगूर की जो फसल है, जो खेती है, उसको प्रोत्साहित किया जा रहा है। हालांकि मकसद अलग अलग है। कुछ क्षेत्रों में जो अंगूर की हम खेती देख रहे हैं या फसल देख रहे हैं, वो प्रोसेसिंग के हिसाब से उन्हें उगाया जा रहा है। कई जगह पर ये फल के तौर पर इसका सेवन करने के लिए अच्छी उस तरह की वेराइटीज़ भी हैं। तो इस पर हम आगे और विस्तार से बात करेंगे कि किस किस तरह के अवसर हैं अंगूर की खेती में। फल के तौर पर तो आप इसे बेचते ही हैं, प्रोसेसिंग किस तरह की हो सकती है, किस किस तरह के उत्पाद इसके बन सकते हैं, और इसके अलावा हमारे जो युवा हैं वो कैसे इससे जुड़ सकते हैं, इससे कैसे लाभ ले सकते हैं। आगे हम बढ़े उससे पहले अंगूर की खेती पर एक विस्तृत रिपोर्ट देख लेते हैं। बागवानी फसलों में अंगूर का एक खास स्थान है। देश में अंगूर की खेती मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में की जाती है। अंगूर की बेल साधने के लिए पंडाल, बाबर, टेलीफोन, निफिन और हेड पद्धतियां प्रचलित हैं, लेकिन व्यावसायिक स्तर पर पंडाल पद्धति ही अधिक उपयोगी पाई गई है। पंडाल पद्धति में बेलों को साधने के लिए 2.1 से 2.5 मीटर ऊंचाई पर कंक्रीट के खंभों के सहारे लगी तारों के जाल पर बेलों को फैलाया जाता है। किस्मों की बात करें तो अंगूर की परलेट, ब्यूटी सीडलेस, पूसा सीडलेस और पूसा नवरंग किस्में लगा सकते हैं। हालांकि किस्मों का चयन किसान अपने इलाके को ध्यान में रखकर ही करें। सिंचाई की बात करें तो अंगूर की बेल की छटाई के बाद सिंचाई जरूरी होती है। फूल आने और पूरा फल बनने तक पानी की जरूरत होती है। इसके बाद तापमान को ध्यान में रखते हुए 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। फल पकने की प्रक्रिया शुरू होते ही पानी बंद कर देना चाहिए। अंगूर में चूर्णिल आसिता रोग लगने का खतरा रहता है। बचाव के लिए समय रहते उपाय करें। जिन किसानों ने अंगूर की फसल लगा रखी है वह इस समय अंगूर के बाग की सफाई करके बाग को खरपतवार मुक्त रखें। हल्की सिंचाई के बाद बाग में निराई गुड़ाई जरूर करें। तो अंगूर पर अभी आपने रिपोर्ट देखी और कुछ बातें भी हमने रिपोर्ट में बताई, लेकिन उसके अलावा भी अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप हमें ज़रूर कॉल करें। व्हाट्सएप नंबर भी आपको बता देते हैं 8800520717। हम स्क्रीन पर भी लगातार इसको फ्लैश करते रहेंगे, जहां से आप नोट कर सकते हैं। और व्हाट्सएप करना भी आपके लिए काफ़ी आसान है। कई बार अगर आपकी कॉल नहीं लगती है तो व्हाट्सएप का आप रास्ता अपनाएं, चाहे वॉइस नोट भेजें या फिर आप अपने टेक्स्ट मैसेज भी भेज सकते हैं। अब आज का जो हमारा दूसरा विषय है, यानी आलू की जो बुआई है वो किस प्रकार करें, या फिर उससे जुड़ी हुई और विभिन्न बातें जो हैं, कृषि वैज्ञानिक जो हमारी सलाह देते हैं वो कौन कौन सी है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। उन्नत किस्में कौन सी वो भी जानेंगे। हमारे साथ डॉक्टर VK गुप्ता जी हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैडम, आ रही है आवाज। जी सर, आलू के बारे में बात करें, जो कि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ बड़े पैमाने पर इसका कंजम्पशन होता है, किसानों के आय के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आलू भी लगभग बहुत सारे हमारे देश के लगभग सभी क्षेत्र कुछ एक को छोड़ दिया जाए तो वहाँ पर नहीं होता है, बाकी सभी जगह इसकी खेती हमारे किसान करते ही हैं। अभी आलू की फसल की क्या स्थिति है सर? देखिए मैडम, ये क्योंकि अभी सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं और भारतवर्ष में कहीं ना कहीं आलू हर मौसम में लगभग लगता है। तो जो हमारे मैदानी इलाके हैं उनमें हमारे सर्दियों में लगता है, जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर गर्मियों में लगता है, या जो पठारी इलाके हैं वहाँ पर जो है खरीफ में लोग लगाते हैं।
तो वर्ष भर आलू की खेती होती रहती है। जी। बशर्ते आलू को कम से कम 80 से 100 दिन या 110 दिन उसमें कोई पाला ना पड़े, उसमें कोई पानी की कमी ना हो, ऐसा अगर मौसम मिलता है तो आलू की खेती की जा सकती है। बशर्ते उसमें कुछ जैसे जमीन है वो उपयुक्त होनी चाहिए, बलुई दोमट होनी चाहिए, पानी के निकास का जो है अच्छा साधन होना चाहिए। जी। और इसके बाद जो किसान भाई खासकर जो आज का हमारा विषय है उस पे अगर नजदीकी मार्केट कौन सी है उस आधार पर हमें चुनाव करना पड़ता है किस्मों का, और कैसे हम अपनी जो संसाधन है उनका अच्छे से उपयोग करते हुए और हमारी जो मार्केट है उसको, या जो ढुलाई के साधन है या स्टोरेज की सुविधाएं हैं, उनको ध्यान में रखकर ही सही तरीके से आलू का जो अच्छा मुनाफा है वो लिया जा सकता है। जी। तो अगर हम ये बात करें कि क्या क्या हमारे पूरे जैसे आलू के उपयोग हो सकते हैं, तो खासकर हमारे जो राशन का आलू है जिसे हम टेबल पोटैटो बोलते हैं, वो हमारा लगभग जो है आप ये मान के चलिए कि 90% जो हमारा आलू है वो लगभग सभी राशन में उपयोग होता है, और उसमें से बीज के लिए भी लगभग 7-8% यूज होता है। जी। 10% हमारा लगभग प्रसंस्करण में उपयोग होता है, और पूरे देश में खासकर जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत के कुछ राज्य, बंगाल, ये राज्य प्रसंस्करण में काफी अग्रणी हैं। और हाल ही में उत्तर प्रदेश भी एक अच्छा दिखाई दिया है कि यहाँ पर भी प्रसंस्करण के उद्योग भी अभी लगे हैं। तो इस वजह से आलू ना कि हर व्यक्ति इसको अपने खाने में यूज कर रहा है, अपने डेली के भोजन में, बशर्ते इसका प्रसंस्करण में भी उपयोग हो रहा है। जी बिल्कुल, तो प्रसंस्करण भी हो रहा है इसका, और हम जानते हैं कि आलू की बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो बाज़ार में उपलब्ध होते हैं। हालांकि किस चीज़ के लिए कौन सी फसल ले रहे हैं, कौन सी किस्म ले रहे हैं, इसका भी ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, और उसी के अनुसार ही हमारे जो किसान हैं आलू की फसलें लेते हैं या फिर उसकी किस्मों का चुनाव करते हैं। आलू पर और भी हम आपसे विस्तार से समझे और दर्शकों के सवाल हैं, उससे पहले रिपोर्ट देख लेते हैं। आलू की फसल को विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में उगाया जा सकता है। तापमान और पानी आलू की पैदावार को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं। आलू के अच्छे अंकुरण के लिए 24 से 25 डिग्री सेल्सियस और उत्पादन व वानस्पतिक वृद्धि के लिए 18 से 20 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान चाहिए होता है। बुआई से पहले मिट्टी की जांच जरूर कराएं। इससे हमें पता चलता है कि मिट्टी में सूक्ष्म तत्वों की कमी तो नहीं है। 1 हेक्टेयर में आलू की बुआई के लिए करीब 25 से 30 क्विंटल बीज की जरूरत होती है। आलू की बुआई करने से पहले बीज को कोल्ड स्टोरेज से निकालकर 10 से 15 दिनों तक छायादार जगह में रखें और सड़े व अंकुरित नहीं हुए कंदों को अलग कर लें। आलू में 7 से 10 सिंचाई की जरूरत होती है। खाद और उर्वरक की बात करें तो खेत की जुताई के समय खेत में अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद 15 से 30 टन प्रति हेक्टेयर की दर से मिला देनी चाहिए। रासायनिक खादों का इस्तेमाल जमीन की उर्वरा शक्ति, फसल चक्र और किस्म पर निर्भर करता है। आलू की बेहतर फसल के लिए प्रति हेक्टेयर 150 से 180 किलो नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 से 100 किलो पोटाश का इस्तेमाल करें। आलू की किस्मों की बात करें तो आलू की मध्यम अवधि वाली किस्में जैसे कुफरी ज्योति, कुफरी चिप्सोना 1, कुफरी चिप्सोना 3, कुफरी चिप्सोना 4 और कुफरी फ्राइसोना लगा सकते हैं। इसके अलावा आलू की मध्यम दीर्घ अवधि वाली किस्में जैसे कुफरी हिमसोना, कुफरी सिंदूरी, कुफरी शीतमान, कुफरी स्वर्ण और कुफरी गिरिराज बो सकते हैं। किस्मों का चयन अपने क्षेत्र विशेष के हिसाब से करें। तो बिल्कुल अभी
आपने आलू की विभिन्न किस्मों के बारे में भी जाना और आलू की फसल लेते हुए किन बातों का ध्यान रखना है वो भी अभी हमने रिपोर्ट में काफ़ी सारी बातों को समेटने का प्रयास किया। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें ईमेल करें, व्हाट्सएप करें या फिर कॉल करके भी आप हम तक अपने सवाल पहुंचा सकते हैं। ऐसे एक दर्शक हैं हमारे साथ जिन्होंने हमें ये जो सवाल है वो व्हाट्सएप किया है, तो व्हाट्सएप सवाल ले देते हैं। अंकुर सहाय हैं जिन्होंने आजमगढ़ से हमें ये सवाल भेजा है, उत्तर प्रदेश के। इनका कहना है कि आलू की बुआई करने की वो सोच रहे हैं, इसमें कौन कौन सी किस्में ले सकते हैं और आलू की जो पछेती किस्में होती है उसमें अंगमारी रोग हो जाता है, तो इसकी वजह क्या होती, क्या करें? जी देखिए, आजमगढ़ जो हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण जिला है और मुझे लगता है कि वहाँ पर जो बुआई का समय है वो अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से लेके नवंबर के प्रथम सप्ताह तक वहाँ पर बुआई कर सकते हैं। जहाँ तक किस्मों की बात है, वहाँ पर अपने जो हमारे खासकर जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनको लाल छिलके वाली किस्मों की मुझे लगता है कि ज़्यादा आवश्यकता रहती है उस क्षेत्र में। तो हमारी हाल ही में जारी की गई कुछ किस्में हैं और कुछ पुरानी किस्में हैं। तो उसमें कुफरी एक लोहित किस्माई है जो हमारी हाल ही में जारी हुई है। कुफरी है जो थोड़ा जल्दी कंद बनाने की क्षमता है और अच्छा उत्पादन है। इन किस्मों को लगाकर वो भरपूर मुनाफा कमा सकते हैं। और अगर पुरानी किस्मों की बात करें तो कुफरी सिंदूरी और कुफरी लालिमा, इन किस्मों को वो लगा लें तो उनको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। और उनका स्वाद भी, क्योंकि ये किस्में बहुत सारे हमारे पूर्वी जो हमारे प्रदेश के इलाके हैं और बिहार और उसके आगे हमारे उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में भी ऐसी किस्मों की मांग रहती है। तो ये बात तो किस्म की हो गई। दूसरी बात जो उन्होंने कहा है कि पिछेती समय में, शायद मैं सुन नहीं पाया, पिछेता क्या बीमारी आती है? तो सर ये अंगमारी रोग कुछ कह रहे हैं, इसके बारे में कह रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि जब पिछेता हम क्रॉप, जो भी पिछेती क्रॉप लगाते हैं तो वहाँ पर पिछेती झुलसा जो है वो एक मुख्य समस्या होती है ऐसे क्षेत्रों के लिए। और क्योंकि जो भी पिछेती क्रॉप है उसमें अंकुरण के बाद उस तापमान भी बढ़ते हैं, तो तापमान काफी पिछेता झुलसा के लिए अनुकूल हो जाता है। तो जो किस्मों की संस्कृति हम लोग ये कर रहे हैं उनमें पिछेता झुलसा के प्रति सहिष्णुता भी है। और अगर भाई इसके साथ भी अगर चाहें तो मैंगो जेब का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है सर, एक और कॉलर है, उनका भी सवाल ले लेते हैं। आशा करते हैं आपकी जानकारी से जरूर हमारे दर्शक को लाभ होगा। एक और कॉलर है, बात करते हैं उनसे। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, अपना नाम बताएं। हाँ, कन्हैयालाल प्रजापति, ग्राम बालोदा, लखा, जिला उज्जैन से। जी प्रजापति जी बताइए, सवाल क्या है आपका? ये आलू लगाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी दवाई का छिड़काव करना चाहिए? आलू लगाते वक्त किन बातों का ध्यान करें, किन दवाओं का छिड़काव करें, ये हमारा सवाल है। हमारे दर्शक हैं ये कन्हैयालाल प्रजापति, उज्जैन मध्य प्रदेश से। तो हम ज़रूर आपके सवाल को कन्हैया जी रखेंगे हमारे मेहमान के साथ सामने, जो कि हमारे साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर है। अभी हमारा उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम ज़रूर इस प्रश्न का जवाब लेंगे। और अंगूर से जुड़े हुए दर्शकों के पास जो भी सवाल है ज़रूर हमें वो भेजें। आइए इस पर हम आगे चर्चा बढ़ाते हैं। सर, जैसे काफ़ी सारी बातें हमने रिपोर्ट में अंगूर से जुड़ी हुई की, आगे मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि हम जानते कि हमारे देश में अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, भौगोलिक स्थिति अलग अलग है, उसी के अनुसार ही हमारे दर्शक जो हैं, हमारे किसान जो हैं, वो किस्मों का चुनाव करते हैं। अगर हम अंगूर की बात करें, ख़ासतौर पर अभी जो नॉर्थ इंडिया की बेल्ट है वहाँ पर अभी अंगूर की स्थिति क्या है और किस खास तौर पर कौन कौन सी किस्में यहाँ पर पसंद की जाती हैं? देखिए, अंगूर नॉर्थ इंडिया में अगर हम बात करें तो पंजाब है, हरियाणा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, राजस्थान का कुछ पार्ट है जहाँ पे अंगूर की खेती की जा रही है। और किस्मों की बात है तो दो संस्थान इन किस्मों का विकास में लगे हैं। पहला है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में और दूसरा पंजाब कृषि विश्वविद्यालय और हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय भी इस पे कार्य कर रहा है। तो जो हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली है, इसे कई किस्में अंगूर की निकाली गई हैं जी। चाहे वो सीधे खाने के लिए हों, जिसको हम टेबल पर्पज किस्में बोलते हैं, उसमें पूसा उर्वशी है, पूसा सीडलेस है,
पूसा अदिति है, पूसा त्रिशर है, इन सब किस्में काफ़ी अच्छी देखने में आ रही हैं। और जूस की बात करें तो जूस के लिए पूसा नौरंग किस्म जो यहाँ से विकसित की गई है वो बहुत ही अच्छी है, हार्डी है। और दूसरी जो जूस की किस्म है वो पंजाब पर्पल है, वो पंजाब कृषि विश्वविद्यालय से विकसित की गई है, पुणे के सहयोग से विकसित की गई है। तो ये जो दोनों किस्में हैं बहुत ही अच्छे किसानों के यहाँ परफॉर्मेंस दे रही हैं। और जो ट्रेडिशनल किस्में हैं जो हम लोग लगाते रहे हैं इधर, वो भी काफ़ी अच्छी हैं, जैसे कि परलेट है, एक परलेट में लूज परलेट सिलेक्शन भी है। और अगर कलर्ड वैरायटी की बात करें तो फ्लेम सीडलेस है और ब्यूटी सीडलेस है। ये दोनों बिना बीज की किस्में हैं जो कि उत्तरी भारत में काफ़ी अच्छे से पैदावार देती हैं। इनकी गुणवत्ता भी अगर जो घर्षण क्रियाएं हैं ढंग से किया जाए तो इनकी गुणवत्ता भी काफ़ी अच्छी होती है। दूसरे अगर हम देखें कि जो रेगुलर हमारा पश्चिमी भारत है या दक्षिणी भारत है, जो अंगूर का मुख्य फसल आती है फरवरी और मार्च के महीने में आती है, लेकिन उत्तरी भारत जहाँ पे है वो फसल मई के अंतिम सप्ताह से जून के प्रथम और द्वितीय सप्ताह में इसकी अंगूर की फसल उपलब्ध होती है जी। तो अगर ये अच्छी अगर उत्पादन और गुणवत्ता वाला उत्पादन अगर हम ले पाते हैं, जो किस्में हमने बताई अगर उसको लगाते हैं और अच्छी जो कल्चरल प्रैक्टिसेज हैं उसको अडॉप्ट करते हैं जी, तो पैदावार बहुत ही अच्छा होगा और मुनाफा तो कहीं जाएगा नहीं। बिल्कुल, जो आपने कहा कि अच्छी प्रैक्टिसेस जो हैं अगर उसका हम ध्यान रखते हैं तो मुनाफा कहीं नहीं जाएगा। तो वो और अच्छी प्रैक्टिसेस कौन सी, यानी कौन सी वो उचित कृषि क्रियाएं हैं अंगूर की फसल से जुड़ी हुई, उन पर हम और विस्तार से बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे लिए यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद इन दोनों ही विषय पर यानी अंगूर और आलू की खेती पर, उसकी उन्नत किस्मों पर यह चर्चा जारी रहेगी। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। अगर आप अभी अभी हेलो किसान के साथ जुड़ रहे हैं तो आज के विषय के बारे में एक बार फिर से आपको जानकारी दे दें। आज हम बात कर रहे हैं आलू की बुआई और उन्नत किस्मों के बारे में, और साथ ही अंगूर की फसल हमारे किसान किस तरीके से उगाएं, कैसे अच्छे किस्म के अंगूर प्राप्त करें और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा इन दोनों ही फसलों में वो ले सकते हैं। अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल करें, ईमेल करें या फिर व्हाट्सएप करें। तीनों ही नंबर हम स्क्रीन पर साथ ही साथ आपके लिए फ्लैश कर रहे हैं, आप वहाँ से नोट करें और अपने सवाल हम तक पहुँचाएं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं फ़ोन लाइन पर और इन्होंने हमें महाराष्ट्र से कॉल किया है। पांडु रणमोरे जी हमारे साथ फ़ोन लाइन पर हैं। जी पांडु जी बताइए, आप हमारे साथ फ़ोन लाइन पर हैं, आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है?
हेलो, पांडुरंग मोरे बोल रहा हूँ, जी पांडुरंग मोरे जी, हिंगोली, जी महाराष्ट्र। जी बताएं बताएं, तो सवाल आलू बताएं। की खेती करना चाहता हूँ, उसमें थोड़ा आलू की बढ़ोतरी नहीं होती, छोटे छोटे आलू लगते हैं, बड़े आलू, ठीक है, आलू को जो अच्छी आपको फसल नहीं प्राप्त हो पा रही है। डॉक्टर गुप्ता, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी जी सर, हमारे दर्शक हैं, ये पांडुरंग मोरे जी हैं, जिन्होंने हमें महाराष्ट्र के हिंगोली से ये कॉल किया है, और इनका कहना है कि आलू जो है अच्छे आकार के नहीं मिल पाते हैं, छोटे आकार के आलू मिलते हैं, तो इसके लिए इन्हें क्या करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए पांडुरंग जी का सवाल में जो मैं समझता हूँ कि आपका पूरा कार्यक्रम जो है वो इसी विषय पर निहित है कि इनको किस्मों का चयन बहुत ही उससे ध्यानपूर्वक करना पड़ेगा कि कौन सी किस्में हैं जो हमारे पुणे और महाराष्ट्र एरिया में संस्तुत की गई हैं। खासकर कुफरी लौकार और कुफरी ज्योति, ये हमारी राशन वाली किस्में हैं, इनमें ये एक अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। और अभी हाल ही में जारी की गई कुछ किस्में हैं जो कुफरी किरण, जिनमें अधिक तापमान सहन करने की क्षमता है, और एक हमारी पहले की किस्म है कुफरी सूर्या। तो अगर हम इनका ये किस्मों को अगर वो अपने यहाँ लगाते हैं, लेकिन किस्मों के साथ साथ खेत की तैयारी अच्छी होनी चाहिए उनकी, और ये सुनिश्चित करें कि जो बीज उच्च गुणवत्ता का उनको मिल रहा है, क्योंकि अगर गुणवत्ता युक्त बीज नहीं होगा तो जरूर उनके अगर विषाणु अगर उनके बीज में ही है तो उसका साइज अच्छा नहीं बनेगा। तो इन बातों का अगर ख्याल रखें, और मैं समझता हूं कि उनको अच्छा उत्पादन मिलेगा। जी बिल्कुल। तो चलिए, जैसे कि आपने बताया कि किस्मों का यहाँ पर चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, तो कुछ किस्मों के बारे में आपने हमें बताया भी अभी ब्रेक से पहले जब हमारी चर्चा हो रही थी, लेकिन उसके बाद हम आपसे ये भी जानेंगे कि कौन कौन सी जो कृषि क्रियाएं हैं वो इस वक्त महत्वपूर्ण हैं। अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार हमारे किसान किस्मों का चुनाव भी करते हैं, और कुछ जो हमारे किसान हैं देर की जो किस्में हैं वो भी उगाना पसंद करते हैं, या फिर उनकी जो भी जिस तरीके से वो खेती कर रहे हैं उस पर भी हम आगे आएंगे। लेकिन उससे पहले जो हमारा आज का जो दूसरा विषय है, यानी अंगूर की खेती, तो सर जैसे कि अब ब्रेक से पहले आपने कहा था कि कुछ ऐसी क्रियाएं हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं जिसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अच्छी किस्मों का चुनाव कर लिया वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद भी अंगूर अपने आप में एक हार्डी फसल है, लेकिन फल बहुत नाजुक होता है। जी, आपने बहुत सही कहा। खास करके उत्तरी भारत की बात हम लोग कर रहे थे। अब उत्तरी भारत में तापमान धीमे धीमे गिरावट की तरफ है। इसी तरह से अंगूर की फसल अगर देखेंगे इस वक्त, तो पत्तियां अब धीमे धीमे इसकी पीली से थोड़ी लाल होने लगती हैं। इसका मतलब अब अंगूर डार्मेंसी के सीज़न में जा रहा है, डार्मेंट हो रहा है उसका जो पौधा है। तो इसको देखें कि अगर बहुत ज़्यादा नमी की कमी है खेत में तो बहुत हल्की सिंचाई कर दें, और उसके बाद जब दिसंबर का अंतिम सप्ताह या जनवरी का प्रथम सप्ताह है तो ये मौसम होता है अंगूर की कटाई छटाई का, मतलब प्रूनिंग का मौसम होता है। प्रूनिंग कई बार किसान भाई अगर ध्यान नहीं देते हैं तो उसमें अगर ज़्यादातर जो हमारे किस्में हैं स्पर बेयरिंग वेराइटीज़ हैं। स्पर बेयरिंग का मतलब होता है जो तीसरे, चौथे और पाँचवें जहाँ पे गांठ से जो कलिका निकलती है उन्हीं पे फूल बनता है, फिर बाद में फल बनता है। और जो हमारी पश्चिमी भारत की किस्में हैं उसमें 8 से 12 गांठों पे फल बनता है। तो अगर हम नॉर्थ इंडिया में जब हम उत्तरी भारत की बात करते हैं तो हमें 3 से 5 गांठ जहाँ पे फल बनता है, मतलब 5वें गांठ पे प्रूनिंग करनी चाहिए। तो ये प्रूनिंग का जो प्रक्रिया है आपका जनवरी 15 के पहले ख़त्म कर लें। दूसरी बात आती है प्रूनिंग के तुरंत बाद अगर हम उसको यूनिफॉर्म बड ब्रेक, एक जैसा समान कलिकाएँ नहीं निकलती हैं तब भी दिक्कत होती है। तो उसके लिए हम डार्मेक्स या हाइड्रोजन साइनामाइड का प्रयोग करते हैं, जिससे कि जो बड है, जो कलिका है, वो यूनिफॉर्म तरीके से खिले। और अगर इसका प्रयोग करते हैं तो कलिका थोड़ा 5 से 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन जल्दी भी निकल आती हैं। इससे क्या होता है, जब बारिश का जो जून का महीना होता है, जब बारिश आने लगती है उससे पहले ही फल को बढ़ने और उसके परिपक्व होने में मदद करता है। अब अगला जो प्रक्रिया है उसका जो प्रक्रिया मुख्य ध्यान देने की बात है, हम ज़्यादा नहीं बताना चाहते हैं, लेकिन जो मुख्य प्रक्रिया है वो बताना चाहते हैं संक्षिप्त समय में। उसमें यह है कि जब आपका फूल निकलता है तो फूलों की थिनिंग और फलों की थिनिंग, मतलब उनको विरलीकरण या उनको कम करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि चाहे जो किस्में मैंने बताई, परलेट हो, फ्लेम सीडलेस हो, ब्यूटी सीडलेस हो, या पूसा स्वर्णिका है, पूसा अदिति है, सब बहुत ज़्यादा फल बनते हैं इनमें से, तो उनको कम करना है।
तो मैनुअल तरीके से भी कर सकते हैं, या जिब्रेलिक एसिड एक जो हार्मोन होता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है, उसको प्रयोग करते हैं। तो सबसे अच्छा समय जो होता है नॉर्थ इंडिया में प्रयोग करने का, अगर वो जब पूरा 50% फूल खिल गए हों, जो उसका गुच्छा है, उस वक्त अगर प्रयोग करेंगे तो उससे फूलों का विरलीकरण होता है। तो कितनी मात्रा करनी है? 40 ppm की मात्रा प्रयोग करते हैं। और प्रयोग करते वक्त देखेंगे कि जो pH मान हो पानी का जो प्रयोग कर रहे हैं वो करीब 6.5 के आसपास हो, मतलब हल्का सा एसिडिक हो, तो वो बहुत अच्छा होता है GA की इफेक्टिविटी के लिए। फिर इसी तरह से जब हमारा फल, मतलब हम प्रॉपर खाद और उर्वरकों का भी प्रयोग करें, और एक पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग अगर हम करते हैं या कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं पकने के पहले, तब भी ये फलों की जो गुणवत्ता है वो सुधारता है। दूसरा, कुछ किस्में हैं जिसमें, जैसे फ्लेम सीडलेस मैंने बताया, जहाँ पे कलर बहुत अच्छा नहीं बन पाता है, तो हम लोगों ने पूसा संस्थान में रिसर्च किया, उसमें पाया कि अगर 200 ppm नेप्थलीन इथेफान का प्रयोग हम पकने, जब वो कलर ब्रेक होता है, पकने की तरफ जाता है, उस वक्त अगर हम प्रयोग करते हैं तो जो गुच्छे बड़े यूनिफॉर्म ढंग से कलर उनमें बनता है, और जो उसकी जो गुणवत्ता है, खास करके जो उसका मिठास है, वो भी अच्छा होता है। तो यही है जो, और एक जो प्रमुख बात आती है, आपने वीडियो में भी देखा कि जब वो कलर टर्न होने लगता है, पकने की तरफ जाता है, तो उस वक्त हमें सिंचाई जो है उसको रोकना चाहिए। अगर आप पानी देते रहेंगे तो क्या होगा कि जो फल बनेंगे, फलों में मिठास कम होती जाती है। अगर पानी की तुड़ाई के करीब 15 दिन पहले अगर हम पानी रोक देते हैं तो फलों में मिठास, जो उसकी TSS की मात्रा है, वो बढ़ती है, वो बाज़ार में बहुत पसंद किया जाता है। तो यही छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जो कल्चरल प्रैक्टिसेस की बात कर रहे थे। अगर ध्यान रखते हैं तो अंगूर की गुणवत्ता, फलों की गुणवत्ता, गुच्छों की गुणवत्ता अच्छी होगी और इसका बाजार भाव अच्छा मिलेगा। बिल्कुल। एक कॉलर है, आइए उनका हम सवाल ले लेते हैं। राकेश जी हमारे साथ फोन लाइन पर। हेलो 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 जी सर, नमस्कार। राकेश सिंह जी हमारे साथ हैं, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। जी बताइए राकेश जी, क्या सवाल है आपका? मैं खेती की शुरुआत करना चाहता हूँ, कैसे कर सकते हैं? किसकी खेती करना चाहते हैं आप? अंगूर की खेती। सर, अंगूर की खेती करना चाहते हैं, कैसे इसकी शुरुआत करें? जी देखिए, अंगूर का अगर बाराबंकी में आपको लगाना है तो बाराबंकी में जो उपयुक्त समय आता है, जनवरी के महीना में आपको प्लांटिंग करनी चाहिए। तो उसके लिए जो आपको पौध मिलेगी, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली से पौध मिल सकती है, और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय या हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से अंगूर की पौध ले सकते हैं। यहाँ पे जो अंगूर का पौध मिलता है हार्डवुड कटिंग के रूप में मिलता है, जिसमें जड़ बने होते हैं। और दूसरी खासियत बात ये होती है कि आप बिना मिट्टी के भी जनवरी के महीना में पौधों को ले जाकर लगा सकते हैं जी। तो जो किस्में हैं, जैसा मैंने पुनः एक बार बताना चाहता हूँ, आप किस पर्पज़ के लिए लगाना चाहते हैं वो बहुत ज़रूरी है। जूस की अगर किस्म की बात करें तो आप पंजाब पर्पल ले सकते हैं और पूसा नौरंग ले सकते हैं, दोनों किस्में बहुत अच्छी हैं। अगर आप खाने के पर्पज़ से ले रहे हैं और जो हरे रंग के फल आएंगे तो उसमें पूसा सीडलेस किस्म को ले सकते हैं, पूसा स्वर्णिका ले सकते हैं, पूसा अदिति ले सकते हैं, पूसा त्रिसर ले सकते हैं। अगर आप कलर्ड किस्मों की बात करेंगे तो पूसा की किस्म नहीं, कलर्ड वैसे सीडलेस तो नहीं है, लेकिन फ्लेम सीडलेस आपके तरफ बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगी। तो आप फ्लेम सीडलेस अगर लगाते हैं तो उसमें बिना बीज के फल आपको मिलेगा और कलर्ड बेरीज होती हैं, इसका बाज़ार भाव अच्छा होगा। अब आप बात आती है कि कैसे लगाएं। अभी से बागों को रेखांकित कर लीजिए जहाँ पे लगाना है। 3 × 3 मीटर की दूरी अच्छी मानी जाती है इसमें। और दूसरा है, अंगूर को ट्रेनिंग लगाने के बाद ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी है उसको। अभी जैसे आपने वीडियो में देखा कि बावर या पंडाल सिस्टम इस एरिया के लिए उपयुक्त है। तो आप बावर और पंडाल के लिए जो होता है, आपको आयरन के फ्रेम या तो सीमेंटेड पोल लगाना पड़ेगा। उसके बाद क्रिस क्रॉस वायर की जो ऊपर का नेटवर्क है वो बनाना पड़ेगा। उसके लिए डिटेल आप अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र या हमारा केंद्रीय पोस्ट बागवानी अनुसंधान लखनऊ या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, कहीं से भी पूरा डिटेल ले सकते हैं, क्योंकि इतने कम समय में कैसे बनाएंगे बावर वो बताना संभव नहीं है। लेकिन ये है कि अंगूर की खेती आप कर सकते हैं
और लगाने का उपयुक्त समय जनवरी का महीना आपके लिए है। बिल्कुल, तो अभी है समय आपके पास, आप तैयारी करना शुरू कर दें। और जैसा कि सर ने भी बताया कि कहाँ आप संपर्क कर सकते हैं, लखनऊ तो आपके लिए बहुत दूर नहीं होगा जो हमारे दर्शक थे, तो आप ज़रूर वहाँ जाएं और जो अच्छे कस्में हैं, जो वैरायटी है वो प्राप्त कर सकते हैं। और किस तरीके से आप करें इसकी खेती ये भी आपने जाना। फिलहाल इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, देखते रहें हेलो किसान। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एक बार फिर से आज के विषय के बारे में आपको बता दें, आज हम बात कर रहे हैं आलू की अच्छी किस्मों के बारे में, उसकी खेती के बारे में, और साथ ही अंगूर पर भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। अगर आप अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं तो आप हमें कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर ईमेल कर भी अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। आइए बात करते एक दर्शक से जिन्होंने हमें फ़ोन लगाया है राजस्थान के झुंझुनू से। हमारे साथ फ़ोन लाइन पर पंकज जी हैं। पंकज जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में। बताइए क्या प्रश्न है। हेलो जी पंकज जी, बताएं, सवाल बताएं अपना। पंकज जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो जी पंकज जी, अपना प्रश्न बताएं, हम सुन रहे हैं आपको। जी हेलो जी मैं ये कह रहा हूँ कि आलू की खेती के लिए किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए? आलू की खेती में किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, हम बात करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर वी के गुप्ता जी हैं। सर, आलू में किन सावधानियों का ध्यान रखें? हमारे दर्शक हैं राजस्थान के झुंझुनू से। जी बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न है और साथ ही राजस्थान के संदर्भ में मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं बताऊं। और जो जब भी हम आलू की खेती की शुरुआत करते हैं तो जैसे कि मैंने पूर्व में भी अभी शुरुआत में जब हम लोगों ने चर्चा शुरू की थी तो मैंने बताया था कि मार्केट में किस किस्म की डिमांड है, आपके खेत में क्या मिट्टी आलू के लिए उपयुक्त है। तो अगर उपयुक्त है तो जरूर आलू की खेती करें आप। फिर किस्म आपके क्षेत्र विशेष में कौन सी संस्तुत है, आपके कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से उपभोक्ता हैं जो किस्मों को लाइक करते हैं। और जब आप किस्म जब सिलेक्शन हो जाता है, अगर आप कोल्ड स्टोर से बीज या आप खरीदते हैं तो किस अवस्था में आपको बीज लाना है, उसमें अंकुरण होना चाहिए जब आप लगाने के पहले। अगर आपने कोल्ड स्टोर से निकाला है शीतगृह से तो आपको कितने दिन तक, लगभग 7 से 10 दिन तक, और किस्मों के अनुसार उसको कम या ज्यादा भी हो सकता है, अंकुरित बीज ही आप लगाएं। दूसरी बात यह है कि जब भी आप बुआई करें तब ये देखें कि आपकी जमीन जो आपकी खेत हैं उसमें नमी हो लेकिन खेत गीले ना हो। तो आप ये बिल्कुल ध्यान रखें। और उसके लिए जब भी हम खेत की तैयारी करते हैं तो हम लोगों की एक अनुशंसा होती है कि खेत को पलेवा कर दें, और पलेवा जब खेत आ जाता है तो उसके बाद उसकी जुताई और उसके बाद आप खेत तैयार करके आप लगाएं। तो एक तो इन बातों का ध्यान रखें। दूसरा ये है कि अगर कंद का आकार कितना होना चाहिए, अंकुरित तो होना चाहिए। कंद लगभग 50 से 70 ग्राम का बीज सबसे उपयुक्त माना जाता है। और दूसरी बात एक और है जो महत्वपूर्ण है कि जिस भी आप सोर्स से बीज आप खरीदते हैं उसकी आप ये सुनिश्चित कर लें कि वो एक शुद्ध बीज मिल रहा है, उसमें कोई बीमारी नहीं है पहले से, और जिस मृदा में या जिस मिट्टी में आप लगाने जा रहे हैं उसमें भी कोई पहले ऐसी फसल। सर, एक और कॉल आया है, हम वो भी ले लेते हैं साथ ही साथ। अमरेंद्र कुमार जी हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश से में फ़ोन लगाया है। आइए इनका सवाल सुन लेते हैं। जी सर, बताइए क्या सवाल है अमरेंद्र जी? जी, हमें ये जानकारी चाहिए कि हमके आलू में कौन कौन सी खाद डालनी चाहिए, जिससे कौन कौन सी डालें आलू में, ये सवाल है आपका?
ठीक है सर, खाद के बारे में जानना चाहते हैं। आलू में जो महत्वपूर्ण बात एक सबसे बड़ी ये है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये हमारे तीन हमारे मुख्य पोषक तत्व हैं। लेकिन मृदा के अगर आप टेस्ट कराने के बाद अगर कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट या कोई अन्य न्यूट्रिएंट की आवश्यकता है तब हम उसकी अनुशंसा करते हैं। अदरवाइज आपको नाइट्रोजन, अगर आप राशन के लिए आलू लगा रहे हैं तो आप 180 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर और 80 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर और आपको 100 किलोग्राम पोटास, ये आपको देना है। नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा बुआई के पहले आपको दे देनी है खेत में। अगर आप प्रसंस्करण के लिए किस्म लगा रहे हैं तो किस्म विशेष के हिसाब से, अगर मान लीजिए कि कुछ किस्में हैं जिनकी अवधि, जो उनकी पूरी अवधि है वो 120 दिन है, तो ऐसी केस में आपको 270 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 150 किलोग्राम पोटास की मात्रा अपने खेत में देनी है। और इसमें भी वही रहेगा कि आपको नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा आपको देनी है। तो ये तो आपकी खाद है, लेकिन इसके अलावा भी अगर आप अपने खेत में 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद या हरी खाद आप अगर करते हैं तो 15 से 20% इन जो न्यूट्रिएंट हैं इनका आप कम उपयोग में आप कर सकते हैं जी। एक और कॉलर है सर, मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगी, इनका भी हम सवाल ले लेते हैं। नंद स्वरूप मिश्रा जी हमारे साथ हैं फोन लाइन पर, बाराबंकी से ही हमारे दर्शक हैं ये भी। जी नंद स्वरूप जी बताइए क्या सवाल है। नमस्कार सर, मैं जानना ये चाहता हूँ आलू की बुआई के पहले, बुआई के बाद उधर गाला आ जाता है, पाला देता है, उधर कोहरा देता है, हमारा होने। अंजू जी अगर आप उनके प्रश्न को आप दोहरा सके तो मेरे लिए मैं भी सर ठीक से नहीं सुन पाई हूँ। नंद स्वरूप जी आपकी आवाज़ बीच बीच में ब्रेक हो रही है, अगर आप फिर से और थोड़ा धीरे धीरे अपना सवाल बताएं क्योंकि आवाज़ भी आपकी बहुत धीमी आ रही है। मैं जानना ये चाहता हूँ कि आलू बुआई के पहले, बुआई के समय, बुआई के बाद क्या करना चाहिए। जाड़ा आ जाता है, पाला आगे झुलसा लगता तो देखिए अंजू जी, मैंने जहां तक समझा है इनका प्रश्न कि ये पूछ रहे हैं कि बुआई के पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और बुआई के बाद किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और बता रहे हैं कि जाड़ा आ जाता है, जब पाले जैसी स्थिति होती है उस वक्त क्या करें। और जहाँ तक उन्होंने झुलसा रोग, जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है उन्होंने बोला है। जी तो ये एक आम आलू की जो खासकर मुख्य समस्या है। और जैसे कि अभी हम लोगों ने शायद, इन्होंने शायद बाद में हमारे साथ जुड़े होंगे तो बहुत सारी बातें हमने पहले डिस्कस कर ली है सर। हाँ कर लिया है। तो अगर मैं खासकर उन पर ध्यान देता हूं कि आलू की बुआई के बाद किन बातों का ध्यान रखा जाए, जिसके बारे में हमने चर्चा नहीं की है, तो जरूर ये कर सकते हैं, इसमें चर्चा जवाब जरूर मिलेगा। तो ये है कि आप बुआई के बाद अगर आपने पलेवा करके लगाया है तो लगभग 10 दिन बाद, अगर मौसम, अगर पानी बाहर से नहीं मिला है तो जरूर आप उसकी सिंचाई करें। और सिंचाई करने के बाद लगभग जब आपकी फसल निकलने वाली हो या निकलने के पहले उसकी निराई गुड़ाई करने के बाद, ये लगभग 30 से 35 दिन का समय होता है, निराई गुड़ाई करें। और निराई गुड़ाई के जो आधी बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा है उसको देकर उसके बाद फिर जो है उसमें पानी लगाएं। तो उससे क्या होगा कि इसी समय कंद बनने की प्रक्रिया भी शुरू होती है। और जब भी हम खाद लगाते हैं तो उस समय निराई गुड़ाई भी हो जाती है। तो ये विशेष खासकर इन बातों का ध्यान रखें। और दूसरी बात ये है कि बाद तक, यानी कि हम खुदाई तक की बात करें तो किसान भाइयों को जो किस्म विशेष के हिसाब से उसके अगर कितनी अवधि तक उस फसल को ले जाना है। दूसरी बात, आपकी बाजार में किस समय डिमांड ज्यादा है, एक साथ ही अपनी पूरी फसल को न खोदें। खोदने के उपरांत जब भी आलू निकालें उसको एक हीप में या आप छोटे छोटे ढेर बनाकर आप जो पराली है उससे आप अगर 6 से 7 इंच मोटी तह से आप ढक के रखेंगे तो उसमें जो ऊपर की जो स्किन है वो अच्छी बन जाती है, जिससे कि
ट्रांसपोर्टेशन में, कोल्ड स्टोर में, उसमें डैमेज आलू कम होता है। जी जी बिल्कुल, इन बातों का ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है कि अच्छा आलू के साथ मतलब आप मुनाफा ले सकते हैं। जी बिल्कुल। तो किस तरीके से आलू की फसल में हमारे किसान मुनाफा ले सकते हैं, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है, देखिए मुनाफा ऐसे नहीं होगा, आपका जितना अच्छा आपकी फसल होगी, जितना अच्छा आलू होगा, जितनी अच्छी उसकी गुणवत्ता होगी, उसी के अनुसार ही आपको बाज़ार में भाव भी मिलेंगे, जैसा कि हमारे मेहमान भी बता रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर गुप्ता लगातार इस पर जानकारी दे रहे हैं। फिलहाल वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहें हेलो किसान। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में है, लेकिन अगर अभी तक आपका सवाल हम तक नहीं पहुंचा है तो अभी भी समय है, अपने सवाल आप हम तक ज़रूर पहुंचाएं। ईमेल करें, व्हाट्सएप करें या फिर हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करें और अपने सवाल हमारे विशेषज्ञों के सामने रखें। और अंगूर पर से एक हमारे पास व्हाट्सएप सवाल आया हुआ है, और ये हमारे दर्शक झुंझुनू राजस्थान से के हैं महेंद्र सिंह ढाका जी, और ये जानना चाहते हैं कि झुंझुनू राजस्थान में अगर वो अंगूर की फसल लेना चाहते हैं तो क्या ये संभव है, और अगर है तो कौन सी किस्म है? जी, अंगूर को आप झुंझुनू में खेती कर सकते हैं। जहाँ तक संभव की बात कर रहे हैं तो कुछ किस्में हैं जो आप उगा सकते हैं, और जो किस्में बहुत अच्छा काम करेंगी आप फ्लेम सीडलेस किस्म का उगाएं, या एक हमारा जो राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र है पुणे में स्थित, उसकी एक किस्म है मंजरी नवीन, जो कि सेंटेनियल सीडलेस किस्म से बनाई गई है। वो भी किस्म आपके यहाँ अच्छी करेगी। अगर आप जूस के लिए उपयोग उगाना चाहते हैं अंगूर, तो आपको पूसा नौरंग से अच्छी कोई किस्म नहीं मिलेगी। आप पूसा नौरंग झुंझुनू के लिए आप लगा सकते हैं। बट यही है कि अंगूर की पौध मिलने में थोड़ी समस्याएं होती हैं, तो आप अंगूर की पौध अभी से बुक कर लें, जिससे कि आपको जनवरी के महीने में पौध मिल जाए। ठीक है सर। विपिन सागर एक दर्शक हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश में कॉल किया है। विपिन जी स्वागत है, बताइए क्या सवाल है आपका? जी मैम नमस्कार। नमस्कार सर। हमारे दो सवाल है जी बताएं। पहला सवाल में था कि आलू में कहा जाता है कि जैविक खाद देसी खाद की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। अप्रैल महीने हमने खाद डाला था, अभी व्यवस्था नहीं है, तो क्या हम आलू लगा सकते हैं उस खेत में? पहला सवाल ये था। दूसरा सवाल ये था कि आलू अधिकतर देखा जाता है कि हरे पड़ जाते हैं, तो इसके लिए क्या विशेष देखभाल करनी चाहिए? दूसरा सवाल फिर से बताइए। हरे पड़ जाते हैं? हाँ, आलू हरे हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या देखभाल करें? बिल्कुल बिल्कुल, हरे हो जाते हैं, उससे दाम भी अच्छा नहीं मिलता है। हमारे साथ डॉक्टर गुप्ता हैं। सर मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी। विपिन से हमारे दर्शक थे सागर से। सर सवाल इनके लिए दोहराऊं इनका आपके लिए? हाँ, पहला सवाल मुझे दोहरा। ये जानना चाहते हैं कि कहते हैं कि आलू में खाद की बहुत आवश्यकता होती है, तो इन्होंने अभी बीते सीजन में खाद डाली थी जनवरी में, तो क्या उसी खेत में आलू की फसल ली जा सकती है? क्या और भी खाद की आवश्यकता होगी? दूसरा कि जो आलू है वो हरे पड़ जाते हैं, तो इसकी वजह क्या और इससे कैसे बचें? जी देखिए, आलू की जो पोषक तत्वों की आवश्यकता है कुछ प्रतिशत तक हम हरी खाद या गोबर की खाद से पूरी कर जरूर लेते हैं, लेकिन ये अच्छी से सड़ी हुई खाद हो, और गर्मियों के महीने में आप इसको मिट्टी पलटने वाले हल से खेत में दबा दें। इसके बाद जो भी अनुशंसा हमारी अगर राशन के आलू की है, उस अनुशंसा में आप 15 से 20% कम जरूर डाल सकते हैं, लेकिन जरूर आपको देना पड़ेगा इनऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर्स हैं। अब बात आती है इनके दूसरे जो आप प्रश्न है कि आपका आलू हरा हो जाता है, तो इसका एक ही कारण होता है कि जब भी आप आलू की
जब मिट्टी चढ़ाने का टाइम होता है, जब हमने 30 से 35 दिन की अभी बात की थी, तो उस दौरान आलू की बुआई करते समय अगर 6 से 8 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर आलू गाड़ा गया है, तो जब भी आलू बढ़वार में आता है तो जो कंद बनने की प्रक्रिया है वो जब शुरू होती है तो उसके ऊपर हमको मिट्टी और चढ़ानी पड़ती है। जी सर, जी। तो किसान भाई ये जरूर ध्यान दें कि उसमें 30 से 35 दिन की अवस्था में उसके ऊपर मिट्टी जरूर चढ़ाएं, जिससे कि आलू जब बाहर निकल जाता है तो जो धूप है, जो हमारी प्रकाश है, उसके संपर्क में आने के बाद वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आलू स्वयं करना चालू कर देता है और उसमें अल्कलाइड्स आ जाते हैं और वो खाने योग्य नहीं रहता है। तो किसान भाई ये ध्यान दें, ना ही इसका उपयोग करें। कुछ हमारे उपभोक्ता इस बात से भी अनभिज्ञ होते हैं कि हरा आलू तो हरी सब्जी है, खा सकते हैं, तो नहीं खाना चाहिए, ये पॉइजनस होता है। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल। तो अभी हमने जाना, हमारे दर्शक थे विपिन सागर से, जिन्होंने कुछ सवाल पूछे थे आलू की फसल से जुड़े हुए। अब सर, अंगूर से जुड़ा हुआ एक प्रश्न आया मेरे पास। ये हमारे दर्शक है हुलास राम काटरे हैं, जिन्होंने करियादंड बालाघाट से हमें ये सवाल भेजा है और ये जानना चाहते हैं कि अंगूर की खेती में अधिक लाभ के लिए भूमि किस प्रकार की होनी चाहिए, कैसी भूमि का चुनाव करें अंगूर के लिए? देखिए, अंगूर के लिए तो कोई भी जमीन उपयुक्त है, क्योंकि अंगूर एक हार्डी फसल है। लेकिन अगर आपके यहाँ जैसे कि ज़मीन में थोड़ा पीएच मान ज़्यादा है तो अंगूर में रूट स्टॉक का भी प्रयोग कर सकते हैं। डागरीज एक रूट स्टॉक है जो कि कमर्शियली पूरे अगर हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी भारत में और दक्षिणी भारत में जी, तो डागरीज का चलन काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आप रूट स्टॉक का प्रयोग कर रहे हैं तो किसी भी मतलब जहाँ पे सूखे वाली क्षेत्र है, जहाँ पे थोड़ा पीएच मान ज़्यादा है, वहाँ पे कर सकते हैं। अभी हाल के अनुसंधान में भी आया है कि कुछ और नए रूट स्टॉक भी हमारे राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र से रिकमेंड संशोधित किए गए हैं, जो कि 110R है, जैसे P1103 है। ये सब भी जहाँ पे लौड़ की मात्रा ज़्यादा है ज़मीन में, तो वहाँ पे इसका प्रयोग करके किसान भाई ज़्यादा। एक सवाल और ले लेते हैं, अच्छा, लगे हाथ। एक और दर्शक है हमारे, ईमेल किया इन्होंने, विकास हिसार हरियाणा से दर्शक हैं और ये जानना चाहते हैं कि अंगूर में जो लगने वाले रोग हैं उसका प्रबंधन किस प्रकार से करें ताकि जो फसल है उसे हम बचा सके रोगों से। प्राकृतिक खेती के संदर्भ में भी जानना चाहते हैं, क्या अंगूर की हम प्राकृतिक खेती कर सकते हैं, उसके लिए क्या करें? देखिए, पहले मैं बात रूट स्टॉक के बारे में बात कर रहा था। तो रूट स्टॉक का प्रयोग करते हुए किसी भी ज़मीन में खेती कर सकते हैं, बट ये है कि थोड़ा जल निकास अच्छा हो और बलुई दोमट भूमि बहुत ही अच्छी उपयुक्त है अंगूर के लिए। अब रही बात हिसार से जो किसान भाई ने प्रश्न किया है कि कौन कौन से रोग हैं, वैसे तो मैं बताऊं कि जो पूरा उत्तरी भारत है, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पास न तो बहुत ज़्यादा अंगूर में रोग लगते हैं, न बहुत ज़्यादा कीट लगते हैं। लेकिन फिर भी जो प्रमुख रोग हैं अंगूर के उत्तरी भारत में, जैसे कि पाउडरी मिल्ड्यू है, चूड़ी लास्ता इसको बोलते हैं। आप देखेंगे कि भूरे भूरे पाउडर के जैसे अंगूर के ऊपर दाने बन रहे हैं। ये जाता है दो टाइम पे दिखता है, एक तो अगर जब फल बनने की प्रक्रिया होती है तब दिखाई देता है, या तो पकने की प्रक्रिया की तरफ दिखाते हैं जब वातावरण में थोड़ी नमी ज़्यादा होती है और धूप तेज होती है। तो उस केस में अगर पाउडरी मिल्ड्यू को अगर प्रयोग पाउडरी मिल्ड्यू को नियंत्रण करना है, उसके लिए आप वेटिबल सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से एंथ्रेक्नोज जब तुड़ाई कर लेते हैं उसके बाद ये बीमारी ज़्यादा आती है, तो इसको भी प्रयोग करने के लिए, इसको रोकने के लिए आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर की दर से प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ तक आपने नेचुरल फार्मिंग की बात करी है, अभी इस पे अनुसंधान कार्य चल रहा है। अभी हम आपको पूरे तरीके से नहीं बता सकते कि नेचुरल फार्मिंग में क्या क्या अंगूर में कर सकते हैं। ठीक है सर। और हमारे साथ डॉक्टर वीके गुप्ता भी लगातार बने हुए हैं, जिन्होंने हमें आलू से जुड़े हुए बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला और हेलो किसान के साथ जुड़े, हमारे दर्शकों से सीधी बात की, उनके प्रश्नों के, उनकी समस्याओं का समाधान किया। धन्यवाद सर। और हमारे साथ डॉक्टर वीवी पटेल जी भी स्टूडियो में है। सर, आपने भी अंगूर की खेती पर विस्तृत जानकारी दी, बहुत सारे कॉलर्स और व्हाट्सएप सवालों के भी जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको भी। और इसी के साथ ही आज के हेलो किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगले अंक का हमारा विषय क्या होगा, जिससे जुड़े हुए विषय विशेषज्ञ स्टूडियो में रहेंगे और आपके सवालों के जवाब लेंगे। आइए डालते नजर अगले विषय पर।
अगला हमारा विषय होगा शीतकालीन सब्जियों की खेती और साथ ही रबी फसलों में उर्वरकों का संतुलित प्रयोग, ये हमारा अगला विषय है अगले अंक का। अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता नोट कर लें, hellokisan2015@gmail.com। आप चाहे तो अपने सवाल हमें हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसके माध्यम से भी भेज सकते हैं या फिर हमारे टोल फ्री नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच में आप हमें कॉल करें और अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। आपके ये भी आपको जानकारी दे दें कि आप हमें YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। आज के कार्यक्रम को अगर आप दोबारा देखना चाहते हैं, पुराना कोई एपिसोड देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल से जुड़े इस QR कोड को अभी स्कैन कीजिए और जुड़ जाएं DD किसान के YouTube चैनल से। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।